अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि C++ में वेरिएबल स्कोप क्या होता है और वो कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। अभी हम यहाँ पर इसी चीज को देखने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले आप लोगों को वेरिएबल के बारे में बताऊंगा और ये वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक कंटेनर है डेटा को होल्ड करने के लिए। वेरिएबल कुछ नहीं है, कंटेनर है डेटा को होल्ड करने के लिए। हमने देखा था कि अगर हमने सामान रखना होता है कभी भी तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारा एक डब्बा है, उसके अंदर हम मान लो चीनी रखते हैं, और अगर बोतल है हमारी उसके अंदर हम पानी रखते हैं। तो अलग अलग चीजों को रखने के लिए हमारे पास अलग अलग कंटेनर होते हैं। उसी तरह हमारे पास C++ में भी अलग अलग चीजों को रखने के लिए अलग अलग कंटेनर होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हम चीनी को 100 किलो का जो चावल का ड्रम है उसमें रखे। कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वो डेली यूज में होने वाली चीज है। तो हर कंटेनर का अपना अपना काम है। उसी तरह हमारे पास C++ में भी प्राइमरीली 5 तरह की वेरिएबल होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, नंबर होते हैं, जैसे -1 0 1 4 7। फिर उसके बाद फ्लोट जो होता है वो हमें डेसिमल नंबर स्टोर करने में मदद करता है, जैसे 1.21 4.99। इस तरह के नंबर हमें स्टोर करने में मदद करता है। उसके बाद कैरेक्टर जो है वो क्या स्टोर करता है, कैरेक्टर स्टोर करता है, जैसे डी हो गया या फिर ई हो गया। ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये स्टोर करता है। कैरेक्टर क्या होता है, एक बाइट होता है और उसके अंदर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर सी लिखूं तो ये एक कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर जब स्टोर करना चाहूँ तो हम कैरेक्टर वेरिएबल मींस कैरेक्टर कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डबल जो होता है वो बिल्कुल फ्लोट की तरह होता है। डिफरेंट सिर्फ ये होता है हमारे डबल के अंदर कि जो डबल है उसका प्रिसीजन थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि अगर हमें डेसिमल नंबर के बाद बहुत सारे नंबर को स्टोर करने की जरूरत पड़ गई तो डबल का यूज कर लेते हैं हम, जैसे 1.456। अगर हमें बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है तो हम डबल यूज करेंगे। अब बुलियन क्या होता है, या ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से एक वैल्यू लेता है। तो बुलियन होता है या सच हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर हमारी वैल्यूज कुछ ऐसे हैं जैसे मेल या फीमेल डिटरमिन करना है, या फिर हमें कोई ऐसी चीज जैसे ये सर नो को डिटरमिन करना है, तो हम जो है बुलियन वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये चीज तो देख ली। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर हम लिखते हैं कि int age is equal to 22 तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि एक इंटीजर कंटेनर है, यानी कि ऐसे कंटेनर है जिसमें इंटीजर डाला जा सकता है और उसके अंदर वैल्यू जो स्टोर की गई है वो 22 स्टोर की गई है। अब यहाँ पर ये एज जो है ये हमारे प्रोग्राम में स्कोप के हिसाब से आ गया। अब स्कोप क्या होता है ये बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि C++ प्रोग्राम में सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल को बनाने की। तो हमारे पास C++ वेरिएबल को बनाने का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ int is equal to 6, या मैं लिख सकता हूँ char letter is equal to c। तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ अपने वेरिएबल। यहाँ पर टाइप आ जाएगा वेरिएबल का, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद जो वैल्यू है वो दे दूंगा। उसके बाद सेमीकोलन तो लगता ही है C++ में, आप लोगों को मालूम ही है। जैसे जैसे हम और प्रोग्राम लिखते हैं, थोड़े ज्यादा प्रोग्राम जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को मालूम चलेगा कि हमें सेमीकोलन लगाना होता है, और सिंटैक्स की जो निटिग्रिटीज है वो आप लोगों को मालूम चलेंगी। तो ये एग्जांपल है int a is equal to 3 b is equal to 4। एक ही लाइन में इंटीजर्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्कोप क्या होता है, स्कोप का मतलब है कि कहाँ पर वो चीज मौजूद है। तो उसके हिसाब से हम दो तरह की वेरिएबल बना सकते हैं, एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जैसे उसका नाम बता रहा है कि उसका स्कोप लोकल होता है, और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है वो सब जगह एग्जिस्ट होता है। अब ये बात है आप लोगों को समझ में आए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं थोड़ी थ्योरी बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम वेरिएबल स्कोप के बारे में देख लेते हैं कि वेरिएबल स्कोप का मतलब क्या होता है। देखो, स्कोप का मतलब है कि वो रीजन जहाँ पर वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता है,
जैसे अगर आप पाकिस्तानी हो और आप जाते हैं चाइना में, तो अगर आप चाइना वालों से पूछो कि ये इंसान क्या, आपके कंट्री क्या है, तो वो कहेंगे नहीं हमारे कंट्री का नहीं है। जैसे ये अली है, मान लो ये स्पाइडरमैन, ये उड़ के चला गया चाइना, तो वहाँ पर इसका स्कोप नहीं है कोई, क्योंकि वहाँ पर इसके साथ ना ही पासपोर्ट और ना ही वीजा है चाइना का, यानी कि इसके साथ कोई भी चाइना के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उसका स्कोप क्या है, लोकल स्कोप है, पाकिस्तान में है ये। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास ग्लोबल स्कोप होता है, तो अगर आपके पास वीजा है चाइना का, तो आपका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल है। आप पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, चाइना में भी जा सकते हैं। आपके पास यूएस का वीजा है, आप यूएस में भी जा सकते हैं। तो आप जो है सब जगह अपना लिए जाएंगे। अगर कोई चाइना के गवर्नमेंट से पूछे कि अली को जानते हो क्या, तो वो कहेंगे हाँ इसका वीजा लगा है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पेशावर में रहते हैं। तो यहाँ पर स्कोप जो है अली का वो ग्लोबल हो जाएगा। उस तरह आप C++ में आते हैं। ये एनालॉजी थी, प्लीज इसको एग्जाम में ना लिखें और मुझे ब्लेम ना करें अगर लिख भी दे तो। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए एनालॉजी थी। अब हम यहाँ पर स्कोप की बात करेंगे कि ये स्कोप क्या चीज है। स्कोप का मतलब है कि जहाँ पर हमारा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। ये तो हमने अभी देख ही लिया। C++ में हमारे पास दो तरह के स्कोप होते हैं, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप वाले वेरिएबल कहलाते हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल हमारे एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको सिर्फ वो फंक्शन ही जानता है, यानी कि अगर उनके बारे में हम किसी और फंक्शन से या फिर मेन फंक्शन हमने अगर उनकी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश की तो हमें एरर मिलेगा। इस तरह ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं उनको हम किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं और उनकी वैल्यू जो होती है उनको हम किसी भी फंक्शन से या कहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम में दिखाऊंगा आप लोगों को, हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बिल्कुल भी आप लोग ये मत समझना कि हम सिर्फ थ्योरी यहाँ पर करने वाले हैं। अभी हम प्रोग्राम में जाकर इस चीज को देखेंगे। उसके बाद लोकल और ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं हमारे, क्या उन दोनों के नाम सेम हो सकते हैं? और ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका आंसर ये से या नो है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रोग्राम में ले जाकर बताऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए चीजें। तो अभी इसको होल्ड पर रखो, इसका जवाब है ये। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हमने कोई लोकल वेरिएबल बना दिया तो हम दूसरा ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमने सेम नेम से बना दिए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल? दिखाऊंगा आप लोगों को अभी प्रोग्राम में चल। अभी हम C++ में डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में हमने देखा था, इंट के बारे में बात की गई थी। उसके साथ साथ हमने देखा था फ्लोट होता है, कैर होता है, डबल होता है, बूलियन होता है। तो डेटा टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो वो डिफाइन करता है टाइप ऑफ डेटा, एक वेरिएबल जो स्टोर करता है। जैसे कि इंटीजर वेरिएबल वो इंटीजर होल्ड कर सकता है, जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर होल्ड कर सकता है। और उसके साथ साथ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, वो फ्लोट यानी कि हमारे जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है उनको होल्ड कर सकता है। तो जो डेटा टाइप होता है वो इसी चीज को डिफाइन करता है। अब यहाँ डेटा टाइप हमारे पास सिर्फ एक तरह का नहीं, हमारे पास तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। एक तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं और जिनकी हमने बात की वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। तो ये क्या है, ये हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। इसके बाद यूजर डिफाइन और डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं, उनके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। तो बिल्ट इन, यूजर डिफाइन और डिराइव, और ये चीजें कभी एग्जाम में आ जाती है, इसीलिए थ्योरी में बता रहा हूँ। वरना अगर आप प्रोग्राम डायरेक्टली लिखे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक प्रोग्रामर के लिए, एक प्रैक्टिकल प्रोग्रामर के लिए जो सिर्फ काम करना चाहता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना चाहता है, ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। बट एग्जाम में चीजें पूछ ली जाती है 1 या 2 मार्क्स के लिए। आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसलिए मैं ये थ्योरी बता रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्टली आप लोगों को प्रोग्राम दिखाता। तो यहाँ पर हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया। जैसे इंट हो गया 0, 1, 2, इस तरह के नंबर स्टोर करने के काम आता है। फिर फ्लोट की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जो 1.33, 1.45 ये लो प्रिसीजन वाले नंबर जो होते हैं उनको स्टोर करने में मदद करता है। और ये यहाँ पर डबल जो है वो डेसिमल नंबर ऑफ हाई प्रिसीजन, जैसे 3.45
5 6 7। कैरेक्टर में हमारे कैरेक्टर जैसे KLMNOP, ठीक है, तो जो कैरेक्टर है उनको स्टोर करने के काम आता है। बुलियन में क्या आते हैं? बुलियन में दो वैल्यू आ सकती हैं। एक तो हमारी जो वैल्यू आ सकती है वो आ सकती है ट्रू, और दूसरी आ सकती है फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में से कोई एक बुलियन के अंदर आ सकती है। तो ये थे हमारे 5 बिल्ट इन डेटा टाइप। अब हम देखेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को, और मैं कहूँगा अभी आप इसको बिल्कुल भी ज्यादा डीप डाइव मत करना, कुछ ज्यादा समझने की कोशिश मत करना अगर आप एक बिगिनर है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है और इनम होते हैं, और इनको हम देखेंगे डिटेल में बनाकर दिखाऊंगा। स्ट्रक्चर आपको यूनियन बनाकर दिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। अब डिराइव्ड डेटा टाइप्स को देखते हैं, और फिर उसके बाद जल्दी से कोडिंग वगैरह हम देखेंगे, क्योंकि काफी अभी हमने थ्योरी देखी। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास आते हैं एरे, फंक्शन और पॉइंटर, ठीक है। ये डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको ज्यादा नहीं समझेंगे, चलेंगे अपने कंप्यूटर में, वहाँ पर थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, इन सारे कंसेप्ट को कोड में समझेंगे और बनाकर देखेंगे एक्चुअल में लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, ये सारी चीजें हम एक्चुअल में बनाकर देखेंगे। तो चलते हैं VS कोड के अंदर और वहाँ पर थोड़ी सी कोडिंग करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में मैं सारे की सारी वीडियोस की जो एक्सप्लेनेशन है वो सारे वीडियोस इसी में डालने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट को जल्दी से बुकमार्क और सेव कर लें, ताकि आप लोग यहाँ पर सारी वीडियोस देख पाएं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह हम कोडिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा tut4.cpp। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है G++ यूज करने में, तो उन लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अगर वीडियोस शुरू से नहीं देखे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो आप लोग वीडियोस शुरू से देखें, बीच में या फिर अगर आप स्किप करके देखेंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी। अगर प्रॉब्लम आ रही है आपकी तो इसका मतलब आप एक बिगिनर हैं। तो आप वीडियोस को एक्सेस करें और वीडियोस को शुरू से देखें, ठीक है। मैं यहाँ पर जल्दी से क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा #include, और उसके बाद लिखूंगा iStream, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर उसके बाद एंड मेन लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न 0, और रिटर्न लिखने से पहले लिखूंगा cout दिस इज ट्यूटोरियल 4। अब हमने यहाँ पर बात की थी डेटा टाइप्स की, पहले हमने जो डेटा टाइप्स की बात की थी वो बना लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताए थे एंड, केयर, फ्लोट, डबल और बोलियन, ये सारे डेटा टाइप्स बताए थे। लेकिन यहाँ पर इसको रन करके देख लेते हैं कि सब कुछ सही सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने दिस इज ट्यूटोरियल 4 लिखा है और दिस इज ट्यूटोरियल 4 लिख कर आ गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर int a is equal to 4 बना सकता हूँ और int b is equal to 5 बना सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा कर लिखूँ here the value of a is, फिर एंगुलर ब्रैकेट्स लगाकर a, और फिर लिखूंगा द वैल्यू ऑफ बी एज, वापस से ये लगा दूंगा और उसके बाद बी। इस ए को मैंने डबल कोट्स के अंदर बंद नहीं किया, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। रन किया मैंने और ये देखो ये रन हो रहा है। यहाँ पर दिस इज ट्यूटोरियल 4, हेयर द वैल्यू ऑफ ए इज 4, वैल्यू ऑफ बी इज 5। अगर ये 14 और 15 होते, इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर ये देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 14 और वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 15। इस तरह आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो गया। अब यहाँ पर ए और बी का अलग अलग स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पर कॉमा लगा के कंबाइन भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और मैं कुछ ऐसे लिखूं कि एंड ए इज इक्वल टू 14, बी इज इक्वल टू 15, तो ये भी बिल्कुल वही काम करेगा। तो अगर एक तरह के वेरिएबल है जैसा कि इंटीजर है यहाँ पर, तो मैं उनको कंबाइन कर सकता हूँ जैसे कि मैंने किया अभी। तो पहले जो थी मेरी वैल्यू 14 और 15 आ रही थी, अभी भी बदला नहीं है, आउटपुट वही आया है। प्रोग्राम ऐसा लिखने से क्लीन हो जाता है।
इसलिए रिकमेंडेड है कि आप लोग भी इस तरह प्रोग्राम लिखें। अब मैं फ्लोट भी बना सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू 3.14। एक दूसरा सी आउट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द वैल्यू ऑफ पाई इज, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.15 आ गया, जो कि 3.14 होना चाहिए था। एक और बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप एक न्यू लाइन ऐड करना चाहते हैं तो मैं बैकस्लैश n लगा दूंगा। और अभी हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। बस ये हम देखेंगे कि कहीं पर भी अगर हमें लाइन ब्रेक लगाना है, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहा है सब कुछ, लाइन ब्रेक लगाने के लिए हम बैकस्लैश n का यूज करेंगे। तो जहाँ जहाँ बैकस्लैश n लगेगा वहाँ हमें एक न्यू लाइन मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको रन किया तो ट्यूटोरियल 4 के बाद एक लाइन ब्रेक मिला मुझे, लेकिन मैं लाइन ब्रेक लगाना चाहूंगा यहाँ पर। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो ये आ गया आउटपुट इसका। अब ये देखो वैल्यू ऑफ बी इज 15 आया। तो मैं यहाँ पर भी लाइन ब्रेक लगाना चाहूंगा तो बैकस्लैश n क्या करेगा, एंटर का काम करेगा। जैसे टेक्स्ट एडिटर में आपका एंटर काम करता है वही बैकस्लैश n प्रोग्राम में करेगा। तो अभी अगर मैं इसको आप लोगों को रन करके दिखाऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 आ गया, और द वैल्यू ऑफ बी इज 15 आ गया, द वैल्यू ऑफ ए इज 14 आ गया। इस तरह से आप लोग कैर बना सकते हैं। सी इज इक्वल टू कैरेक्टर दे दिया यू, और अब मैं यहाँ पर इसको रिप्लिकेट करूंगा कंट्रोल डी दबाकर, और मैं यहाँ पर लिखूंगा द वैल्यू ऑफ सी इज, और यहाँ पर सी लिखूंगा। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखो द वैल्यू ऑफ सी इज यू आ गया। अगर मैं इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर डाल लेता हूँ, मान लो यूडी डाल लेता हूँ, अभी अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है जिसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ CSD। तो आप लोग ख्याल रखें कि आप लोग एक ही कैरेक्टर लगाएं, यहाँ पर सिंगल कोट्स में सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिखा करें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये सारे वेरिएबल बनाए जाते हैं। अब हमने जो बात की थी लोकल और ग्लोबल स्कोप की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह एक रेस्टोरेंट था हमारा, और हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि एक रेस्टोरेंट में मेन के पास आते थे सारे ऑर्डर, और मेन क्या करता था, अलग अलग फंक्शन को कॉल करता था। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है सम नाम का, जो कि इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है, और मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिखूंगा void sum। यहाँ पर मैं फंक्शन के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाया जाता है वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने एंड ए कर दिया और ये यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पर एंड था इसलिए 0 रिटर्न कर रहा है। और अगर आप लोगों को ये फंक्शन वाला पार्ट सही से समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि फंक्शन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिखा एंड ग्लो इज इक्वल टू 6, तो मैं यहाँ पर सी आउट ग्लो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये सारे सी आउट हटा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सी आउट ग्लो और इसको रन करूँ प्रोग्राम को, तो यहाँ पर देखो 6 मेरा प्रिंट हुआ, क्योंकि ग्लो मेन में मेरा 6 था। अब अगर मैं यहाँ पर एंड ग्लो इज इक्वल टू 9 कर देता हूँ तो क्या होगा, मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये 9 प्रिंट करके दे रहा है। इसका मतलब है कि जो लोकल वेरिएबल है वो प्रेसिडेंस लेता है ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पर ग्लो इज इक्वल टू 78 कर दूं तो यहाँ पर क्या चीज अपडेट होगी, मेरा लोकल वेरिएबल अपडेट हो जाएगा जो कि ग्लो है। तो यहाँ पर ये देखो ग्लो मेरा अपडेट हुआ है, इसलिए मुझे 78 दिख रहा है। तो ग्लो जो है वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल सेम नाम के बनाए जा सकते हैं, तो हाँ बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंस किसको मिलेगा, लोकल वेरिएबल को मिलेगा। तो इसलिए मैंने उस सवाल का जवाब यस लिखा था। तो प्रेसिडेंस किसको मिला, लोकल वेरिएबल को मिला। अब यहाँ पर ये जो सम है इसके अंदर भी मैं मान लो सी आउट ग्लो कर देता हूँ, और अगर इसको रन करूँ मैं तो आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले तो मेरा जो ग्लो था उसकी वैल्यू 9 थी लोकल वेरिएबल में, उसके बाद 78 हो गया ग्लो, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल था उसकी वैल्यू तो 6 ही रहेगी ना, यानी कि सम जो प्रिंट करेगा जब ये सम में आएगा यहाँ पर तब ये ग्लो की वैल्यू प्रिंट करेगा।
अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं बड़े आराम से आप लोगों को फ्लो बता देता हूँ। जो ये इंट मेन फंक्शन है, यहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। हमारा प्रोग्राम जब भी रन होता है हम उसको मेन से रीड करना स्टार्ट करते हैं। मेन में सबसे पहले क्या होगा, एक लोकल वेरिएबल बना जिसका नाम था ग्लो, जिसके अंदर वैल्यू थी 9। फिर इस ग्लो को 78 लिखा, तो इसके पास दो ऑप्शन थे, एक तो लोकल वेरिएबल इसको अपडेट कर सकता है या इसको अपडेट कर सकता है। ये भी तो ग्लो है हमारा, लेकिन ये क्या करेगा, ये चूज करेगा हमारे लोकल वेरिएबल को अपडेट करना, तो हमारा लोकल वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। तो ये वाला ग्लो चेंज हुआ है, इस वाले ग्लो को अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे आएगा, इंट a इज इक्वल टू 14 बनाएगा और b इज इक्वल टू 15 बनाएगा, फिर ये वेरिएबल बनाएगा, फिर सम कॉल होगा। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उस फंक्शन में चला जाता है। तो ये यहाँ पर चला गया, इंट a बन जाएगा सी आउट ग्लो। अब ये कौन सा ग्लो प्रिंट करेगा, इसको मेन वाले ग्लो के बारे में कुछ नहीं मालूम, इस वेरिएबल का स्कोप जो है। तो ये क्या होगा, जब सम को मैं पकड़ा दूंगा एक ग्लो, तो वो सबसे पहले ग्लो ढूंढेगा लोकल में, वो कहेगा कि क्या सम के अंदर कोई ग्लो है, हाँ या ना। इसका जवाब है ना, क्योंकि कोई ग्लो नहीं बना सम के अंदर। ये कहेगा क्या ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नाम ग्लो है, तो ये कहेगा हाँ है, तो 6 प्रिंट कर दिया है इसने। फिर ये सम से वापस आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा फंक्शन, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूशन को। फिर जब मैंने सी आउट ग्लो किया तो ये फिर से वही सवाल पूछेगा। पहला सवाल जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि क्या ग्लो है कोई लोकल वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर। उस सवाल का जवाब होगा हाँ है। तो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू पहले 9 थी, अब 78 हो चुकी है, तो वो अपडेटेड वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 78 प्रिंट हो चुका है। तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल हम सेम नाम से बना सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंस कौन लेगा, प्रेसिडेंस लेगा हमारा लोकल वेरिएबल। तो इस तरह से हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं C++ के अंदर। तो ये थे हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। अब जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा था कि जो स्ट्रक्चर है, यूनियन है, और इसके साथ साथ एरे, फंक्शन, पॉइंटर, जो कि हमारी यूजर डिफाइन और डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं। मैंने आप लोगों को इन दोनों चीजों के बारे में बताया था, तो आप लोग इनको आगे एक्सप्लोर करना जब मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगा। अभी बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज जो नहीं बताई वो है बूलियन। तो बूल a इज इक्वल टू ट्रू, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैं अगर यहाँ पर सी आउट a करूँ, लगता है मैंने a ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको इस ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पर इस ट्रू कर दूंगा। इस ट्रू कुछ नहीं है, इस वेरिएबल का नाम है। तो मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को और यहाँ पर देखो 6781 आ गया। 1 इसलिए आया कि जो हमारा बूलियन वेरिएबल होता है, अगर वो ट्रू है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं तो मुझे 0 वैल्यू सी आउट प्रिंट करके देगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो बूलियन जो होते हैं वो या तो ट्रू या फॉल्स, ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। तो इस तरह हम बूलियन डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में ये चीज आ गई होगी और आप लोगों को डेटा टाइप्स के बारे में भी पता चल गया होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो गाइज, यहाँ पर इस डिस्कशन को क्लोज करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेता हूँ। हमने वेरिएबल बनाने की बात कर ली, लेकिन वो क्या क्या रूल है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए जब हम वेरिएबल का नाम डिसाइड कर रहे हैं। वेरिएबल का जो नाम है वो क्या होना चाहिए, उन रूल्स को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला जो रूल है वो ये कहता है कि वेरिएबल का जो नाम है C++ में वो स्टार्ट हो सकता है 1 कैरेक्टर से लेकर 255 कैरेक्टर उसमें आ सकते हैं। तो वेरिएबल के नाम में 1 कैरेक्टर भी हो सकता है, 5 कैरेक्टर भी हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 255 कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बड़े बड़े वेरिएबल के नाम रखने हैं ताकि आपका प्रोग्राम रीडेबल रहे। दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है कि आपके वेरिएबल का जो नाम है वो स्टार्ट हो सकता है लेटर से, किसी भी अल्फाबेट से, ABCDEF किसी से भी, और अंडरस्कोर से, और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप उसमें नंबर डाल सकते हैं। पहले इनिशियल लेटर के बाद नंबर ऐड किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग नंबर से नहीं हो सकती C++ में। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद हमारे जो वेरिएबल का नाम है वो
वो केस सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर मैंने कैपिटल कोड फॉर यू लिखा और स्मॉल कोड फॉर यू लिखा तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। तो स्मॉल लेटर में बनाए गए वेरिएबल और कैपिटल लेटर में बनाए गए वेरिएबल दो अलग अलग माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद स्पेस या फिर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर अलाउड नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। ये नहीं कि आपने वेरिएबल के नाम डॉलर वॉलर लगा दिया, वो सब अलाउड नहीं है। तो ये था हमारा 5वां रूल। और हमारा 6वां रूल है कि आप कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड यूज नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम बनाने के लिए। तो आपकी वेरिएबल का जो नाम है वो एंड नहीं हो सकता, फ्लोट नहीं हो सकता। जितने भी हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड है C++ में वो वेरिएबल के नाम बनाने के लिए यूज नहीं हो सकते। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर रिजर्व्ड कीवर्ड कौन कौन से हैं C++ में, और जैसे आप उनको देखेंगे उनको आपने चूज नहीं करने वेरिएबल का नाम बनाने के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे वो रूल जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं वेरिएबल का नाम बनाते वक्त। तो ये था हमारा C++ में वेरिएबल स्कोप और किस तरह से हमको नाम देना है वेरिएबल को, उसके बारे में। आने वाली वीडियोस में हम लोग C++ के और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे डिटेल में। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप लोग अभी नीचे डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर दे दिया करें और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी आपका प्रोग्रामिंग ग्रुप है, स्कूल का, कॉलेज का या फिर जॉब का, जहाँ पर भी आप हो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ये चीजें। मैं कहूँगा कि उन लोगों को आप बताएं कि यहाँ पर उर्दू में C++ का कोर्स चल रहा है, लिंक जो है आप लोग शेयर कर दें उनके साथ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। No warning, in a flash of light, don't need no warning. This feeling's right, vibrations show through my bones, sensations flow through your glow.